बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चा लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक है हमारा कॉमन आइन इफ़ेक्ट। कॉमन आइन इफ़ेक्ट ले चैटलियर प्रिंसिपल की एक बहुत बढ़िया और बहुत प्यारी सी एप्लीकेशन है। चैटलियर प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि किस तरह से एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद हम एक्विलिब्रियम की पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी। ये कंसंट्रेशन को चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट होता है, प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट होता है, टेम्परेचर को चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरह से एक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है। तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई होगा कॉमन आइन इफ़ेक्ट के अंदर। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग सम कॉमन आइन फ्रॉम आउटसाइड। तो इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ एक जनरल एग्जांपल की मदद से। सपोज़ ये हमारे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है XY। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो वाटर में बहुत कम आयोनाइज होता है, कम आइंस बनाता है, उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये आयोनाइज हो गया, X पॉजिटिव आइन बन गया और Y नेगेटिव आइन बन गया। इस तरह से इसकी आयोनाइजेशन हो गई। अब ये जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट, कम आयोनाइजेशन हुई है। अब हमने बाहर से इसके अंदर एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ZY। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हमने इसके अंदर, इसी के सोल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया। जब इसको ऐड किया तो ये भी आयोनाइज होगा और ये Z पॉजिटिव आइन बनाएगा और जो Y होगा ये नेगेटिव आइन बनाएगा। अब इन दोनों के अंदर देखो, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो मैंने पहले लिखा, जो ZY हमने बाद में ऐड किया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ये वाला आइन जो है कॉमन जनरेट कर रहे हैं। ये वाला आइन कॉमन जनरेट हो रहा है, इसके अंदर भी Y नेगेटिव आइन मौजूद है, इसके अंदर भी Y नेगेटिव आइन मौजूद है। अब चैटलियर प्रिंसिपल में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद हम प्रोडक्ट वाली साइड पे कोई चीज़ ऐड कर देते हैं तो जो एक्विलिब्रियम होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। चूँकि अब हमने ये वाला कॉमन आइन ऐड कर दिया, यानी हम प्रोडक्ट वाली साइड पे कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो जो एक्विलिब्रियम होगा वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि ये वाला क्यों नहीं रिवर्स डायरेक्शन में गया। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी आयोनाइजेशन कम होती है, उसका जो एक्विलिब्रियम होता है वो बैक डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहना पसंद करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही ये है कि वो ज़्यादा आइंस प्रोड्यूस करता है, वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहना पसंद करता है। तो चूँकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो इसी फॉर्म में रहना पसंद करेगा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जो इसकी आयोनाइजेशन है वो इस कॉमन आइन की वजह से चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ये आयोनाइजेशन कम होना शुरू हो जाएगी, यानी ये आइंस आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा, यानी साल्ट की प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगी। इसको ऐसे समझ लो। तो ये इस डेफिनेशन का मतलब है कि सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन, यानी आयोनाइजेशन का कम हो जाना या आयोनाइजेशन का रुक जाना, क्यों, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन का रुक जाना, बाय एडिंग सम कॉमन आइन फ्रॉम आउटसाइड। अगर हम आउटसाइड से कोई कॉमन आइन ऐड करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कंडीशन ये है कि जो हम बाहर से आइन ऐड कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और ये कॉमन आइन प्रोड्यूस करेगा तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी आयोनाइजेशन सप्रेस होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक जो एक्विलिब्रियम होगा वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। तो अगर ये साल्ट है तो साल्ट प्रेसिपिटेट बन के, ज़रात बन के नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी आयोनाइजेशन को सप्रेस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है अगर हम बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई कॉमन आइन मौजूद होना चाहिए। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो दो आइंस हैं, एक पॉजिटिव आइन है, एक नेगेटिव आइन है, उन दोनों में से एक कॉमन आइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होना चाहिए। इधर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इस कॉमन आयन इफेक्ट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे जो मेजर इसकी एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl, प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl। जो नमक है सोडियम क्लोराइड, इसको प्यूरिफाई करने के लिए, अगर इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हों तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए हम कॉमन आयन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए किया क्या जाता है, जो इम्प्योर NaCl होता है उसका हम सोल्यूशन बना लेते हैं, यानी वाटर के अंदर उसको डिज़ोल्व करते हैं। डिज़ोल्व करेंगे तो सोडियम पॉजिटिव आयन बनेंगे और क्लोराइड नेगेटिव आयन बनेंगे। अब इसमें से हम पास करते हैं HCl गैस, HCl गैस को पास किया जाता है। अब HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हालांकि NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन HCl इसके मुकाबले में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इसी सोल्यूशन में HCl गैस को पास करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन बनाएगा और क्लोराइड नेगेटिव आयन बनाएगा, तो ये आयन हो गया कॉमन। अब चूंकि NaCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जो NaCl की आयोनाइजेशन होगी वो सप्रेस होना शुरू हो जाएगी, यानी आयोनाइजेशन कम होना शुरू हो जाएगी। ये आयन्स आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे क्योंकि हमने बाहर से कॉमन आयन ऐड कर दिया है। चूँकि हम प्रोडक्ट वाली साइड पे कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो चैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक जो इक्विलिब्रियम होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो आयोनाइज्ड साल्ट है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में दोबारा उसकी प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो दोबारा प्रेसिपिटेट बनेंगी वो प्योर फॉर्म में बनेगी। तो इस तरीके से NaCl को प्यूरिफाई किया जाता है। इसका तरीकाकार क्या होता है कि NaCl का सॉल्यूशन बना लेते हैं किसी भी फ्लास्क के अंदर, उसके अंदर वाटर लेके NaCl का सॉल्यूशन बना लिया इसके अंदर। जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, क्लोराइड नेगेटिव आयन बन जाएंगे। एक और इस तरह से एक और बीकर के अंदर हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर भी सोडियम क्लोराइड लिया जाता है और इसमें हम ऐड करते हैं H2SO4। जब NaCl के अंदर हम H2SO4 ऐड करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन होता है और HCl गैस प्रोड्यूस होती है। उस HCl गैस को किसी ट्यूब के ज़रिए यहाँ पे लाया जाता है इस सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पे हमने NaCl को प्यूरिफाई करना है। जब HCl गैस को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो HCl गैस भी आयोनाइज हो जाएगी, H पॉजिटिव आयन बनेंगे और क्लोराइड नेगेटिव। अब चूँकि ये कॉमन आयन प्रोड्यूस हो गया तो जो NaCl होगा उसकी आयोनाइजेशन सप्रेस होना शुरू हो जाएगी, यानी NaCl आयोनाइज्ड फॉर्म से किस फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। तो इस तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट को यूज़ करते हुए हम साल्ट्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। NaCl को इस तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है। इस तरह से एक और साल्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। इसको वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं तो आयन्स बनते हैं, पोटेशियम आयन बनता है और क्लोरेट आयन बनता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं पोटेशियम आयोडाइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब पोटेशियम आयोडाइड को हम इसी सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे तो ऐड करने से ये क्या जनरेट करेगा, पोटेशियम पॉजिटिव आयन और आयोडाइड नेगेटिव आयन। तो ये कॉमन आयन जनरेट हो गया। चूँकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कॉमन आयन के ऐड करने से इसकी आयोनाइजेशन सप्रेस होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो इस सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट का हमने सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दो, कॉमन आयन आएगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो आयोनाइजेशन है वो सप्रेस होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कॉमन आयन इफेक्ट की और जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो साल्ट एनालिसिस में। सेकेंड ईयर में जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पे आएगा साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस में साल्ट को एनालाइज करना होता है। साल्ट क्या होता है, जिस तरह NaCl एक साल्ट है और साल्ट बनता कैसे है, एसिड और बेस के रिएक्शन से। जो नेगेटिव इसका आयन होता है इसको हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, और जो इसका पॉजिटिव आयन होता है इसको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। चूँकि ये बेस से आता है तो इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं, बेसिक रेडिकल। जिस तरह अगर हम रिएक्शन करवाएं NaOH और HCl का प्लस HCl तो इससे प्रोडक्ट क्या बनती है, NaCl प्लस वाटर।
अभी जो साल्ट बना है इसमें Na और Cl मौजूद है। जो Cl है वो एसिड से आया है तो इसको हमने एसिडिक रेडिकल कह दिया। Na बेस से आया है तो इसको हमने क्या कह दिया, बेसिक रेडिकल। तो साल्ट के अंदर दो किस्म के रेडिकल होते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। इन रेडिकल्स को हमने आइडेंटिफाई करना होता है साल्ट एनालिसिस के अंदर कि कौन सा एसिडिक रेडिकल है, कौन सा बेसिक रेडिकल है, साल्ट कौन सा। अननोन साल्ट हमें दिया होता है, वो साल्ट हमने फाइंड आउट करके बताना होता है। तो साल्ट एनालिसिस के बेसिक रेडिकल्स के 6 ग्रुप्स हैं और एसिडिक रेडिकल के 3 ग्रुप्स हैं। यहाँ पे हम एसिडिक रेडिकल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बेसिक रेडिकल्स की बात करेंगे। इनके जो 6 ग्रुप्स बनाए हुए हैं वहाँ पे उन बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, बेसिक रेडिकल का ग्रुप 2 के जो साल्ट्स हैं वो आयोनाइज होते हैं इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड, सल्फाइड्स की फॉर्म में आयोनाइज होते हैं, सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। यानी सल्फाइड्स की फॉर्म में जो ग्रुप 2 के रेडिकल्स होते हैं उनको सल्फाइड्स की फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सल्फाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं H2S का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड इस तरह से आयोनाइज होती है, H पॉजिटिव आयन और सल्फाइड नेगेटिव आयन बनते हैं। लेकिन ग्रुप 2 के जो रेडिकल्स होते हैं उनको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए सल्फाइड की बहुत कम कंसंट्रेशन चाहिए होती है। इसकी कंसंट्रेशन हमें लो चाहिए। लो कंसंट्रेशन में ग्रुप 2 के जो रेडिकल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए इसमें HCl को ऐड किया जाता है। जब HCl को ऐड करते हैं तो ये H पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयन बनाता है। तो ये हमारे पास कॉमन आयन जनरेट हो गया H पॉजिटिव। चूँकि H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से जो इसका एक्विलिब्रियम होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ज़ाहिर बात है इस सल्फाइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए ग्रुप 2 के जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। अब ग्रुप 2 के रेडिकल्स कौन कौन से हैं उनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि अभी आप उनको याद भी नहीं करेंगे। उसमें से कैडमियम आ जाता है उसके अंदर, ग्रुप 2 के अंदर कॉपर आ जाता है ग्रुप 2 के अंदर, इस तरह से बिस्मथ आ जाता है। ये सारे जो रेडिकल्स हैं ये सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनते हैं। यानी कैडमियम का सल्फाइड बन जाता है, कॉपर का बन जाता है, बिस्मथ का बन जाता है। और इन सल्फाइड्स को बनाने के लिए, इनके प्रेसिपिटेट बनाने के लिए इसकी बहुत लो कंसंट्रेशन चाहिए सल्फाइड आयन की। तो उस कंसंट्रेशन को लो करने के लिए यहाँ पे हम HCl इसमें ऐड करते हैं। जैसे ही हम HCl ऐड करते हैं तो एक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन खुद ब खुद लो हो जाती है। इसी तरह से ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी, ग्रुप 3 के जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी कॉमन आयन इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। ग्रुप 3 में कौन कौन से बेसिक रेडिकल आते हैं, उसमें फेरस आता है, Fe+2, फेरिक आता है Fe+3, इसके बाद एल्यूमिनियम आता है Al+3 और क्रोमियम आता है। ये जो ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल्स हैं ये हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये इस तरह से आयोनाइज होगा, अमोनियम पॉजिटिव आयन बनेंगे और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन बनेंगे। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये इनके साथ रिएक्ट करेगा और इनके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। लेकिन इस हाइड्रोक्साइड आयन की हमें कंसंट्रेशन अगेन यहाँ पे लो चाहिए। तो लो कंसंट्रेशन करने के लिए अगेन हम फिर वही मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे, अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो ये अमोनियम आयन जनरेट करेगा और क्लोराइड आयन जनरेट करेगा। अब ये जो अमोनियम आयन है ये कॉमन है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी जो आयोनाइजेशन है वो सप्रेस हो जाएगी, यानी एक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो लो कंसंट्रेशन के ऊपर जो ग्रुप 3 के रेडिकल्स हैं इनको प्रेसिपिटेट आउट किया जाता है इस तरीके से। इसके अलावा और भी यूजेस हैं कॉमन आयन इफेक्ट के, लेकिन जो आपकी बुक में यूजेस दिए हुए थे वो मैंने आपको बता दिए और बहुत इंपॉर्टेंट हैं
कि NaCl को प्यूरीफाई करने के लिए या साल्ट्स को प्यूरीफाई करने के लिए किस तरह से हम कॉमन आइन इफेक्ट का यूज़ करते हैं। और साल्ट एनालिसिस के अंदर जो हम साल्ट एनालिसिस पढ़ते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, उनके जो बेसिक रेडिकल्स के ग्रुप हैं उनमें कॉमन आइन इफेक्ट का क्या यूज़ होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारा जो मैंने इसकी आपको बताई है कि NaCl को कैसे प्यूरीफाई करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को कैसे किया जाता है, और साल्ट एनालिसिस के ग्रुप 2 में क्या यूज़ है, क्वेश्चन पूछ लेता है। वो ग्रुप 3 में कॉमन आइन इफेक्ट का क्या यूज़ है, या इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉमन आइन इफेक्ट कि चैटिलियर प्रिंसिपल को हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करते हुए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनके आयनाइजेशन को सप्रेस किया जाता है। कैसे सप्रेस किया जाता है? बाय एडिंग कॉमन आइन, यानी बाहर से हमने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है जिसमें उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई कॉमन आइन मौजूद हो, तो उसकी आयोनाइजेशन सप्रेस होना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।